वेलकम टू एडो इंडिया बाय रोहित। मैं रोहित आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने ये बताया है, भू राजस्व व्यवस्था। और आज हम भू राजस्व व्यवस्था के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि ये भू राजस्व व्यवस्था थी क्या। और मैं आपको एक संदर्भ और भी बता दूँ, ये भू राजस्व व्यवस्था किस समय में हम पढ़ने वाले हैं। कहते हैं कि जब अंग्रेजों ने हमारे भारत पर कब्जा किया था, तो उसी समय पर जो अंग्रेजों के कहते हैं अंग्रेजों के बाद जब कहते हैं अंग्रेजों ने हमारे भारत पर धीरे धीरे कब्जा किया था। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कहाँ पर सर्वप्रथम कब्जा किया था, और उसी के बाद के बाद वो हम पढ़ते हैं कि भूराजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी जब अंग्रेज आए यहाँ पर। तो हम जानेंगे कि अंग्रेजों के समय ब्रिटिश भारत में भूराजस्व व्यवस्था किस प्रकार से उन्होंने, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि स्थायी बंदोबस्त आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे जमींदारी बंदोबस्त या फिर इस्तेमारी, मतलब इस प्रकार से उसका नाम है, ठीक है। और उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, उसको अंग्रेजों ने कहाँ कहाँ लागू किया, कब किया, कैसे किया, सारी बातों को हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो महलवाड़ी व्यवस्था है उसको भी समझेंगे कि अंग्रेजों ने किसके साथ की थी, कब की थी, और क्या क्या प्रावधान थे और उसके परिणाम क्या हुए, ठीक है। तो इन तीनों को समग्र रूप से हम पढ़ने वाले हैं और इन तीनों को अच्छे से समझेंगे कि इनकी क्या विशेषता थी, क्या परिणाम हुआ और ये कब लागू हुई थी और किसने इसको लागू किया था। सारी बातों को हम अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ परेशान ना होइए, सारे कॉन्सेप्ट को एक एक वन बाई वन हम अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाने लगूंगा कि भूराज व्यवस्था में सर्वप्रथम की कहते हैं स्थायी बंदोबस्त आई थी, तो उसको मैं डायरेक्ट पढ़ा दूँ कि हाँ ये मतलब कहते हैं 1790 में स्टार्ट हुई थी और इसके बाद 22 मार्च 1793 को पूर्ण रूप से इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो ऐसे मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले की जो पृष्ठभूमि है कि स्थायी बंदोबस्त लागू ही क्यों किया गया था, तो उसको यदि आप समझाएंगे तो आपको फिर रटना नहीं पड़ेगा और आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो उस चीज़ पर मैं मेरा फोकस रहता है कि आपको रटना ना पड़े, याद हो जाए। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थायी बंदोबस्त इसके पीछे का रीजन क्या था उसको समझ लेते हैं पहले। इसको समझ लेते हैं कि ये जो स्थायी बंदोबस्त है इसके पीछे का रीजन क्या था, समझते हैं। सबसे पहले यदि बात करूँ तो आपको शायद पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो आज आपको पता चल जाएगा। जैसे अंग्रेजों ने सर्वप्रथम देखा जाए तो एक प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। तो देखा जाए तो अंग्रेजों ने जो प्लासी का युद्ध पूर्ण रूप से उसमें षड्यंत्र ही था, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजों ने कहते हैं मानिकचंद एक था, कहते हैं मानिकचंद एक कहते हैं सिख व्यापारी था, ठीक है। तो उसी के थ्रू सिराजुद्दौला के जितने भी संबंधी थे उनको उनकी गुटबंदी के आधार पर जो है क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा था कि इनको जो है सिराजुद्दौला को अपदस्थ करना है उसके नवाब पद से, ठीक है, मतलब नवाब पद से उसको हटाना है। तो ये पूरा का पूरा षड्यंत्र था और उस युद्ध में क्लाइव जो है विजयी रहा, ठीक है, जो कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि मीर जाफर जो कहते हैं सिराजुद्दौला का जो है कहते हैं सेनापति था, तो सेनापति था मीर जाफर। अब मीर जाफर से क्लाइव ने मतलब कहते हैं दोनों ने पैसा कर लिया कि हम आपको जो है नवाबी दिलाएंगे, अर्थात सिराज जो कहते हैं मीर जाफर था, मीर जाफर को क्लाइव ने कहा कि मैं आपको नवाब बनाऊंगा बंगाल का, और आप मुझे जो है ये कहते हैं 24 परगना का जो क्षेत्र था एक बंगाल में ही पड़ता है, तो वहाँ की कहते हैं जमींदारी या कहते हैं जमींदारी क्या होती है कि वहाँ का पूरा जो राजस्व है वो अंग्रेजों को मिलने लगेगा। तो इसके 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें क्लाइव जीत जाता है, जो कि कहते हैं 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है और क्लाइव जीत जाता है। इसके बाद 24 परगना का एक क्षेत्र मिलता है, ठीक है, 24 परगना। अब ये 24 परगना का क्षेत्र मिलता है 23 जून 1757 में। तो इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेजों को जब ये क्षेत्र मिलता है तो पूरा का पूरा राजस्व जो है अब वहाँ का बंगाल का नवाब नहीं वसूलेगा। कौन वसूलेगा? ये 24 परगना क्षेत्र का जो कहते हैं बुराज वो वसूलेगा क्लाइव, अर्थात कहते हैं अंग्रेज। तो धीरे धीरे जब यहाँ का क्षेत्र मतलब कहते हैं यहाँ का क्षेत्र जीता इन्होंने, इसके बाद होता है आपको पता होगा कि 22 अक्टूबर 1754, ठीक है, 22 अक्टूबर 1754 को होता है बक्सर का युद्ध। अब इस युद्ध में क्या होता है कि इस युद्ध में भी कहते हैं एक तरफ मीर कासिम था जो कि बंगाल का पूर्व नवाब, ठीक है, दूसरी तरफ
मतलब क्या कहते हैं, एक तरफ 3 गुट थे और एक तरफ अंग्रेज थे। ठीक है, अब मैं दोनों पहले बता दूं कि कौन कौन था, इसके बाद हम यहाँ से भी समझेंगे कि यहाँ से मिला क्या, अंग्रेजों को क्या मिला। हम यहाँ इसको पढ़ क्यों रहे हैं इसको भी बता दूंगा। तो क्या होता कि अंग्रेजों की तरफ था हेक्टर मंगू, जो कि पूरा का पूरा अंग्रेज गुट था उसको नेतृत्व कर रहा था, अंग्रेजी जो सेना थी उसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मंगू। इसके बाद क्या हुआ था कि जो उनके अंग्रेजों के विरोधी थे, कहते हैं शाह आलम थे जो कि मुगल सम्राट थे। ठीक है, और उधर उसी गुट में मीर कासिम भी था जो कि बंगाल का पूर्व नवाब। और इसके बाद एक और भी था जिसे कहते हैं अवध का नवाब सुजाउद्दौला। अब ये 3 गुट थे एक तरफ, और दूसरी तरफ था क्लाइव का, कहते हैं अंग्रेजों का गुट, तो उस गुट को हेक्टर मंगू डील कर रहा था। अब इन दोनों की सेना जो है आपस में जब युद्ध होता है तो उसके बाद कौन जीतता है, तो जीतते हैं अंग्रेज। जब अंग्रेज जीते हैं तो क्या करते हैं कि इसके बाद होती है 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। अब ये होती है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि होती है। अब इसमें क्या होता है, एक एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं वो भी बता दूं। सबसे पहले मैं डेट लिख दूं जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाए। ठीक है, ये जो चौल परगना क्षेत्र है ये मिलता है 1 जून 1757। जब क्रांतिकार जीतते हैं तो अंग्रेजों को मिलता है चौल परगना का क्षेत्र। अब जब 22 अक्टूबर 1754 का युद्ध मतलब करते हैं, बक्सर का युद्ध होता है, इसके बाद अंग्रेज जीत जाते हैं और जो गुट था दूसरा गुट वो हार जाता है। इसके बाद करनी पड़ती है इलाहाबाद की संधि, ये इसके बाद का ही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 अगस्त और 16 अगस्त को होती हैं 2 संधियाँ। पहली संधि होती है, कहते हैं मुगल सम्राट जो था शाह आलम द्वितीय, उससे जब होती है तो क्या कहते हैं कि जो बंगाल बिहार उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा, ये जो बंगाल बिहार उड़ीसा का पूरा क्षेत्र है, यहाँ की पूरी दीवानी जो है, दीवानी आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, जो भी कानून व्यवस्था है, वहाँ का प्रशासन है, वहाँ का राजस्व है, वहाँ के जो भी जमीन से संबंधित मामले हैं, अब वो किसके पास आने लगेंगे, वो आने लगेंगे अंग्रेजों के पास। यदि जमीन से संबंधित कोई भी विवाद है किसानों का, तो उसका पूरा का पूरा प्रशासन कौन संभालता था, और संभालने में थे अंग्रेज। जो मैंने बताया कि 12 अगस्त और 16 अगस्त को जो संधियाँ हुई थी उसी के माध्यम से। ठीक है, तो बंगाल बिहार उड़ीसा का पूरा क्षेत्र मिल जाता है अंग्रेज। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से मिलते हैं बंगाल के उड़ीसा, जो कि छोटा क्षेत्र नहीं था, ये कहते हैं पूरा जो भारत है, जैसे भारत की 1/4, भारत का पूरा 1/4 ये क्षेत्र था, ये छोटा मोटा क्षेत्र नहीं था। कहते हैं कि यदि भारत में अगर 80 करोड़ जनसंख्या मानते हैं, ठीक है, तो 80 करोड़ की जनसंख्या 20 करोड़ जनसंख्या अकेले के अकेले बंगाल में थी। अब बंगाल छोटा मोटा क्षेत्र थोड़ी था, बंगाल बिहार उड़ीसा ये पूरा का पूरा बांग्लादेश जो कि आज के समय में ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो बंगाल के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, और ये डेट मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, जैसे इसी के बीच पड़ती है, उसका नाम है 1760 है, जैसे 1757। इसके बाद जब 1760 में जो मीर कासिम है, मीर कासिम जब नवाब बनता है, जब कहते हैं मीर जाफर जो था, मीर जाफर को थोड़ा समझा दूँ उसके बाद मीर कासिम आपको स्पष्ट आ जाएगा। जब 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, तो मीर जाफर जो है कहता है कि हम आपको चौल परगना का क्षेत्र देंगे और आप मुझे नवाब बना दीजिए। तो क्या होता है कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं और अंग्रेज मीर जाफर को नवाब बना देते हैं। अब शर्त के अनुसार क्या था कि जो मीर जाफर था उसने कहा कि यहाँ पर चौल परगना का क्षेत्र दोनों उसने दे दिया। ठीक है, जो 24 परगना का क्षेत्र थी। इसके बाद क्या हुआ 1760 में क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे उनकी एक आदत थी कि बार बार पैसा मांगना नवाब से। ठीक है, किसी प्रकार से कि सेना भेजिए, ये करिए वो करिए, मतलब तरह तरह से नवाब को परेशान करते थे। 1760 में प्रतियाँ आई कि अंग्रेजों ने कहा हुआ कि मुझे पैसा चाहिए, तो उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसने कहा आप जो है नीचे हो, मतलब आप नवाबी से हटो। जब नवाबी से हटा देता है अंग्रेज, उनको कहते हैं कि 1760 में ही मीर कासिम को बनाया जाता है। मीर कासिम कहता है कि भाई मतलब अंग्रेजों का था क्या कि वो जिसको भी नवाब बनाते थे उससे भी कुछ ना कुछ हटते थे। तो उन्होंने क्या किया, मीर कासिम ने 3 ऐटे। ठीक है, एक था एम सी और डी। मैं आपको इनको तीनों, एम से आप ध्यान रखिए मिदनापुर, सी से चढ़गांव, बी से वर्तमान। मिदनापुर, चढ़गांव, वर्तमान, ये 3 क्षेत्र जो थे ये बंगाल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन 3 क्षेत्रों की दीवानी क्या किया अंग्रेजों ने पाई,
1752 में पाई थी 24 परगना, 1760 में भी मिदनापुर चिटगांव बर्दवान। इसके बाद 12 अक्टूबर 1764 को जब युद्ध होता है तो 12 अगस्त 1765 को होती है कि पहली संधि में ही क्या हुआ कि सालम द्वितीय जो था उसे बंगाल या उड़ीसा का पूरा क्षेत्र पा लेते हैं। अब आप देखिए सबसे पहले 24 परगना का क्षेत्र पाया उन्होंने, फिर मिदनापुर चिटगांव बर्दवान पाया, इसके बाद बंगाल या उड़ीसा। अब ये जितने भी क्षेत्र इनको मिले इसके बाद क्या हुआ, कहते 1765 से 1772 तक ये कहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो काल था ये अंग्रेज एक कहते हैं पर्सिबल ईस्विया, नाम है पर्सिबल ईस्विया, ठीक है। ये एक व्यक्ति है, इन्होंने कहा था कि ये जो 1765 से 72 का काल था यहाँ पर द्वैध शासन इन्होंने लगा दिया। कहते हैं द्वैध शासन क्या होता है वो भी आपको समझना पड़ेगा। इसे द्वैध शासन कहा कहते हैं, मतलब कि जो महत्वपूर्ण कम है, ठीक है। आप कितना जानिए बाकी मैं आपको जैसे कहते हैं द्वैध शासन क्या था, जो महत्वपूर्ण मद थी जैसे कि घोड़ाल से वसूलना, ठीक है, तो ये अच्छी मद थी। कहते हैं कि सेना रखना, लॉ एंड ऑर्डर मतलब प्रशासन चलाना, ये सारी बातें अंग्रेजों ने अपने पास रखी कि कोई भी प्रशासन, कोई भी युद्ध संधि, इस प्रकार से कोई भी मामले हों वह अंग्रेजों ने कहते हैं ये सभी महत्वपूर्ण थे, अंग्रेजों ने अपने पास रखी कि किसी भी बंगाल को यदि किसी क्षेत्र से अगर संधि करनी युद्ध करना है या किसी प्रकार का राजस्व वसूलना है तो ये सारे महत्वपूर्ण जो कार्य थे वो अंग्रेजों ने अपने पास रखे, ये कार्य थे महत्वपूर्ण। इसके बाद कम महत्वपूर्ण करते हैं कि कहीं पर स्कूल बनाना है या कहीं पर स्वास्थ्य वाली व्यवस्था करनी है, कहीं पर कुछ करना है, ठीक है, जो जहाँ पर पैसा खर्च होना है वो मदद दे दी किसको, बंगाल के नवाब को, ठीक है। तो ये मतलब कहते हैं कि यही था द्वैध शासन। जो अब यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण को बता दूँ, ये जो महत्वपूर्ण बात थी इसको कहते हैं आरक्षित विषय। आरक्षित विषय यानी कि जो महत्वपूर्ण विषय थे उनको रख लिया अंग्रेजों ने अपने को, और जो कम महत्वपूर्ण थे उनको कहते हैं जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि आरक्षित विषय जो कि अंग्रेजों ने अपने पास रखे, और जो कम महत्वपूर्ण थे इनको कहा जाता है हस्तांतरित विषय, ठीक है, जैसे कि स्वास्थ्य है, बिजली है या बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर पैसा खर्च होना है तो वो दिए बंगाल के नवाब को। अब इन्होंने किया गया। अब एक बात बताइए, जैसे कि कोई स्कूल है, अगर स्कूल में सरकार अगर पैसा ही नहीं देगी और पैसा मतलब नहीं डालेगी तो उसकी पढ़ाई फिर कैसे होगी, मतलब कहीं भी फर्नीचर लगाना है उसमें भी पैसा लगेगा, कुछ ब्लैक बोर्ड खरीदना उसमें भी पैसा लगेगा, बच्चों की मतलब कुछ भी मान लो आप मतलब इतना तो जानते ही हैं कि स्कूल में या स्वास्थ्य में क्या पैसा खर्च होता है, तो इन सारे मदों में पैसा खर्च होता है, ये इसको कहते हैं बंगाल के नवाब। अब धीरे धीरे इन्होंने एक पूरा को पूरा कहते हैं 1765 से 72 का जो काल था, एक पूरा जो काल था ये कहते हैं इसलिए लिखा था बेशर्मी और लूट का काल। इन्होंने इतना सारा पैसा यहाँ से लूटा और यहाँ से लूट कर सारा का सारा इंग्लैंड भेजा, ठीक है, बहुत बढ़िया करेंगे इन्होंने भेजा और यहाँ से कहते हैं बहुत सारा पैसा इन्होंने लूटा, मतलब बंगाल को बिल्कुल कंगाल करने के प्लान में ये पूरा थे। धीरे धीरे जब ये क्षेत्र इन्होंने लूटे इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इनकी मंशा बढ़ी कि अब जो है पूरे भारत में धीरे धीरे क्षेत्रों को जीता जाए। तो यहाँ से ये इनकी मोह बढ़ती है। एक कहावत है कि जब तक शेर के मुंह में खून लग जाता है तो जब तक वो पूरा का पूरा खून चूस नहीं लेता तब तक उसकी मंशा पूरी नहीं होती। तो उसी प्रकार से था 23 जून 1757 के रूप में 24 परगना का क्षेत्र तथा शेर के मुंह में खून लग गया था। इसके बाद देखिए आप 24 परगना का क्षेत्र जीता। फिर मीर कानून थे इन 3 मिदनापुर चिटगांव वर्तमान ये इन्होंने, फिर 1795 में बंगाल बिहार उड़ीसा ये भी क्षेत्र इन्होंने ले लिए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ आप मतलब मैं हालांकि मैं संक्षेप में बता दूं, जैसे जितने भी गवर्नर जनरल आते गए आगे उन्होंने यही प्रक्रिया धीरे धीरे आगे जारी रखी कि भारत के जो भी क्षेत्र थे उनको अपने मतलब अपने कंट्रोल में ले लिए। जैसे आएगा एक बेलेजनी क्या था, उसने क्या किया सहायक संधि लाद के हर राज्य पर सहायक संधि मतलब लाद दी उस पर, और क्या किया कि जब थोपी सहायक संधि थोपी तो उसके बाद वहाँ पर एक रेजिमेंट लगा। हालांकि अपने टॉपिक से पढ़े जाएंगे तो मैं टॉपिक पर ही आता हूँ। तो कहते हैं कि अंग्रेज जितने भी थे, आप जितने भी अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे उनका यही मंतव्य था कि भारत के जो भी क्षेत्र हैं उनको एक्वायर कीजिए, मतलब अपने अंडर में कीजिए और वहाँ से कहते हैं लूट प्रथा प्रारंभ कीजिए। तो यही था पूरा। तो ये जो कहते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ से जब इन्होंने कहते हैं कि इन्होंने क्षेत्र एक्वायर किए तो यहाँ से भूराज व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि अब ये नए नए आए थे तो इन्हें ज़्यादा अनुभव भी नहीं था
कि यहाँ पर किस प्रकार से क्या करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि वहाँ की जो जमींदारी व्यवस्था वैसे जमींदार थे उत्तर भारत में, ठीक है, कहते हैं बंगाल बिहार उड़ीसा, यहाँ पर जमींदार रहते थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो ये जो क्षेत्र थे इन्होंने कहते हैं उप जमींदार तय किए, उप जमींदार, और उप जमींदार जो कहते हैं इतना बंगाल बिहार और उड़ीसा, ये 3 क्षेत्र जो थे इन्होंने यहाँ पर उप जमींदार मतलब लगाया कि यहाँ पर भूराज बसेर कीजिए और वो उस भूराज को हमें लाइए मेरे पास, अर्थात अंग्रेजों के पास लेकर आइए। तो उन्हें बंगाल में कहते हैं एक था बंगाल, और बिहार में तो कहते हैं एक था सितारा, ठीक है, सितारा। पहले ये सब मिटा देता, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी पहले पृष्ठभूमि बता दूं। ध्वज शासन जो था ये कहते हैं 1765 से 72 तक चला था। ये पूछा जाता है कि ध्वज शासन कब से कब तक चला, तो ये पूछा जाता है 1765 से 72 तक, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और ये प्रश्न पूछा था कि पर्सिवल स्पीयर ने जो ध्वज शासन है 1765 से 72 तक, ये कहते हैं कि इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था बेशर्मी और लूट का काल कहा था, जो कि ध्वज शासन 1765 से 72 तक चला। मैं आपको ये और भी जितने भी पहले प्रश्न है वो बता दूं, इसके बाद इसको मिटा दूंगा। तो 1765 में क्लाइव आए थे, 1765 से लेकर 1767 तक क्लाइव का काल रहा था, ठीक है। तो साइड संधि साइड संधि नहीं, इलाहाबाद की जो संधि थी उसको क्लाइव को ही करने के लिए बुलाया गया था, तो ये 65 में आया था और इसीलिए संधि। तो 1765 में ही ये कहा जाता है ध्वज शासन प्रारंभ होता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वज शासन किसने प्रारंभ किया, वो किया था क्लाइव। और 1772 में आ जाता है वारेन हेस्टिंग, ठीक है, वारेन हेस्टिंग आ जाता है। तो वारेन जब हेस्टिंग आता है तो ये जो है ध्वज शासन है इसको समाप्त कर देता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। अब इसको पहले मैं मिटा दूं तो इसके बाद आपको, हालांकि ये सारे प्रश्न पूछ जाते हैं कि चौड़ परगना का क्षेत्र किस युद्ध के माध्यम से मिला था, ठीक है। तो 23 जून 1757 को लाते गए तो इसके माध्यम से किसने दिया था, किसने तो दिया था मीर जाफर ने। किसको दिया था, तो वो अंग्रेजों में किसको दिया था, तो वो दिया था क्लाइव, ठीक है। अब इसके बाद पूछा था कि 22 अप्रैल 1794 को क्या हुआ था, तो कहते हैं बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है, बक्सर का युद्ध। इसके बाद बक्सर की युद्ध पर दो संधियां, हालांकि ये 2 पार्ट हैं, इलाहाबाद की संधि के नाम से ही इसको याद रहता है। 12 अगस्त को हुई थी, कहा जाता है सालम द्वितीय के साथ, और जो दूसरी की 16 अगस्त को हुई थी और का नवाब सुजाउद्दौला का। तो ये 2 संधियां हुई थी और इसी संधि में पहली संधि हुई थी, इसमें बंगाल बिहार उड़ीसा मिलता है इसको अंग्रेजों को। और पूरा का पूरा राजस्व जो बंगाल बिहार उड़ीसा का है, ये क्या कहते हैं, यहाँ से पूरा राजस्व जब एक सिलेक्ट कमेटी बनती है 1769, ठीक है। अब ये सिलेक्ट कमेटी 1769 में बनती है, ये कहती है कि यहाँ से जो राजस्व है वो निर्धारित किया गया था 3 करोड़ 75 लाख, ठीक है, 3 करोड़ 75 लाख। अब मैं आपको यहाँ से एक महत्वपूर्ण और बात बताऊँ, 3 करोड़ 75 लाख ये उस समय के भारत का था, जो कि 1765 के आसपास की बात है। आज से लगभग 1000 गुना अधिक। तो आज के समय में यदि बताइए आप कि ये लगभग आज के समय में मान लीजिए 1000 करोड़, 1000 करोड़, ठीक है। तो इतना अधिक था और इन्होंने जो है एक मतलब कारण निर्धारित किया था 3 करोड़ 75 लाख। लेकिन इसके बाद किया गया था जो यहाँ पर जमींदार है, मैं आपको जब जमींदारी व्यवस्था बताऊंगा, अभी हालांकि ये हमारी पृष्ठभूमि चल रही है, जब जमींदारी व्यवस्था बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इन्होंने कितना लूटा और कितनी बुरी तरह से धीरे धीरे किसान जो थे वो बिल्कुल पंगु बन गए, ठीक है। तो सारी व्यवस्थाओं को बताऊंगा। अब ये जो हमारी पृष्ठभूमि थी ये धीरे धीरे तैयार हो गई। इसके बाद क्या हुआ था, मैं पहले मिटा देता हूँ। देखिए मैं आपको एक बात पहले स्पष्ट कर दूं, यदि आपको कॉन्सेप्ट के साथ जो भी कॉन्सेप्ट है उनको साथ ही फैक्ट को पढ़ना है तो मेरी वीडियो जो है थोड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये रहता है कि मैं सारे कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। यदि आपको फैक्ट ही बता दूँ कितने रीजन देता है, 57 को प्लाटी हुआ था, 12 को हुआ था। इसके बाद कहते हैं 12 अगस्त 1765 को कहते हैं इलाहाबाद के 16 अगस्त को, दोनों डेटें एक ही उसके अंतर्गत आती है इलाहाबाद। ऐसे अगर यदि मैं बता दूँ मुश्किल से 10 मिनट में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट में समझा सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि फैक्ट के साथ यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताओगे तो आप पढ़ने के बाद भी भूल जाएंगे, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट बताना बहुत जरूरी होता है। अब मैं आपको थोड़ा पहले 1757 में, इसके बाद 1757 के बाद 1760 में, इसके बाद 1765, इसके बाद 1765 से 72, ठीक है। इसके बाद 1772 से 77, ठीक है। इसके बाद 1777 से
अब मैं पहले थोड़ा समझा देता हूँ। मैंने सारी डेटा दी थी, सारी डेटा ही भूगोल व्यवस्था से ही संबंधित है। अब मैं सबसे पहले बता दूँ कि 1757 में आपको मिला था चौक परगना। इसके बाद 1708 में मिले थे MCB, मिदनापुर, चटगांव, बर्दवान। ठीक है, मैं लिख देता हूँ नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। मिदनापुर, चटगांव, बर्दवान। ठीक है, ये क्षेत्र 3 मिले थे, ये बंगाल में ही पाए जाते हैं, ये भी बंगाल में ही। इसके बाद यहाँ से मिला था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 3 क्षेत्र। इसके बाद 1765 से ये चला था द्वैसाल। ठीक है, इसके बाद 1772 में जब वारेन हेस्टिंग आता है तो दो शासन समाप्त होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद दो शासन यहाँ पर हो जाता है समाप्त। इसके बाद क्या होता है कि दो शासन जैसे कि 1700 में ये होता है दो शासन समाप्त। एक क्वेश्चन जो है कि कार्यक्रम महत्वपूर्ण। ठीक है, ये 1765 से 72 से चलता है दो शासन। ठीक है, ये प्रारंभ हुआ था, इसके बाद दो शासन समाप्त हुआ था 77 में समाप्त हुआ था। ठीक है, 1765 से 72 तक चलता है और ये 77 में हो जाता है समाप्त। ठीक है, तो सॉरी 77 में नहीं 72 में समाप्त होता है, गलती बात है, ये 72 में समाप्त होता है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं आपको पता होनी चाहिए कि दो शासन कब समाप्त हुआ, तो 1772, क्योंकि 1772 से लेकर कहते थे 1772 से लेकर 48 तक जो काल था कहते हैं वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ये वारेन हेस्टिंग का काल था। और 72 में जब ये बनकर आया कहते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल, तो इसने क्या किया कि ये जो दो शासन है इसको समाप्त कर दिया। इसके बाद इसने चलाया 1777 में 5 साल। ठीक है, 1770 में इसने चलाया, कब चलाया 5 साल। पहले 1765 से 72 तक का जो काल था इसने क्या किया, सॉरी मैं आपको जैसे कि मैं आपको बताऊँ 1765 से 72 तक जब द्वैत शासन चला था तो उसमें क्या हुआ कि हर साल का जैसे कि वार्षिक रूप से राजस्व कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, तो इन्होंने उप जमींदार तैयार किए यहाँ पर, जैसे कि बंगाल में क्या था मोहम्मद रजा। ठीक है, इस बंगाल जो बंगाल का क्षेत्र था यहाँ पर था मोहम्मद रजा खान। ठीक है, इसके बाद जो बंगाल था, इसके बाद बिहार का क्या था, बिहार जो था इसका था सितारा राय। ठीक है, इसके बाद जो उड़ीसा था उसका क्या कहते हैं, उसका नाम था जोरियाला। ठीक है, ठीक है, तो ये जो 3 क्षेत्र थे यहाँ पर उप दीवान, ये तीनों के तीनों उप दीवान थे। ठीक है, बंगाल में भी मोहम्मद रजा खान और बिहार में सितारा है, तो उड़ीसा में जोरियाला। अब अंग्रेजों ने कहा कि इनके माध्यम से हम जो राजस्व है वो वसूलेंगे। ये जो 1765 में इन्होंने क्षेत्र जीते थे, इसी साल से ही स्टार्ट हो गया था एक राजस्व कलेक्ट करना। तो इसके बाद क्या हुआ 1765 में से 72 तक एक पूरा का पूरा चलता है, मतलब प्रति साल, मतलब हर साल चलता है। ठीक है, हर साल एक राजस्व कलेक्ट करते हैं। और इसमें क्या था कि अधिक से अधिक बोरी लगाने वाले व्यक्ति को जो है वहाँ का बोरा, जैसे कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है, मान लीजिए एक क्षेत्र, मान लीजिए जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि एक जिला है कोई। ठीक है, जैसे एक जिला है कहते हैं एक जिला मान लीजिए जैसे कि 24 परगना, ये जो जिला है। ठीक है, तो इस जिले की पूरी का पूरा जो राजस्व है एक अधिकारी मतलब एक व्यक्ति को सौंपा जाएगा। अब जैसे कि टेंडर होता है कि टेंडर में सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को ही वो टेंडर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से था ये, जैसे इसकी सबसे पहले बोली लगती थी, जो क्षेत्र इनको मिले थे उनकी बोली लगाई जाती थी कि इस क्षेत्र की जो है, इस क्षेत्र का जो पूरा राजस्व है वो आपको कलेक्ट करना है। तो सबसे अधिक बोली जो लगाता था उसी को वहाँ का टेंडर मिलता था। अब वो व्यक्ति का अपनी जेब से देगा। पहले यदि किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ लगाई, 2 करोड़, कितने 6 करोड़, कितने 4 करोड़, कितने 5 करोड़ लगाई, सबसे अधिक बोली लगाई जिसने 5 करोड़ वाले ने, उसी को दे दिया जाता था टेंडर कि हाँ आप ये 14 पूरा का जो क्षेत्र है यहाँ पे आप ही राजस्व वसूलेंगे और मुझे देंगे। ठीक है, तो जो व्यक्ति वसूलेगा वो क्या अपनी जेब से थोड़ी ना देगा। तो यदि 5 करोड़ उसने लगाया तो वो कम से कम मान लीजिए 10 करोड़ तो वसूलेगा ही। अब जब 10 करोड़ वसूलेगा तो इसमें समस्या किसको होगी, समस्या होगी किसानों को।
क्योंकि किसानों का खून नोचा जाएगा। जब किसानों का खून नोचा जाएगा तो कहते हैं दरार खराब हुई होगी किसानों को। तो जितनी भी ये व्यवस्थाएं चल रही थी इनका यही रीजन था कि ये सबसे ज़्यादा क्या है कि यदि 5 करोड़ इन्हें वसूलना है तो ये वसूलते थे 10 करोड़। 5 करोड़ तो दे देंगे ये अंग्रेजों को, 5 करोड़ अपनी जेब में रख लेंगे। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे करके बहुत ही अधिक शोषण हुआ था ये पूरे सभी क्षेत्रों का। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने आपको बताया कि अभी जैसे एक मैंने उदाहरण दिया था तो चौदह बोलूँगा, उसी हिसाब से इन सभी क्षेत्रों में चलता रहा। इसके बाद जैसे बंगाल बिहार उड़ीसा इनमें एक साल का मतलब करते हैं, जैसे 1765 से 72 तक चला। ठीक है, तो 1765 में फिर कहते हैं 66 में, 67 में, 68 में, 69 में, ऐसे प्रकार से कहते हैं ये 72 तक प्रति साल एक मतलब हर साल बोली लगाई जाती है। ठीक है, एक साल की हर साल बोली लगाई जाती थी और हर साल ये टैक्स वसूलते थे। ठीक है, अर्थात बोराइश वसूलते थे। तो यदि एक साल मतलब किसी ने 5 करोड़ लगा दी तो सबसे अधिक लगाने वाले व्यक्ति को ही दिया जाता। तो 65 से 72 तक एक हर साल मतलब उनकी बोली लगाई जाती थी और बोराइश वसूलते थे। ठीक है, और इसी काल को कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया ध्वज साधन। ठीक है, और ध्वज साधन प्रारंभ किसने किया था? पिलाई ने। इसके बाद 1772 में जब वारेन हेस्टिंग जाता है, आप जितने भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सारे के सारे याद रखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं कि ध्वज साधन किसने प्रारंभ किया? तो पिलाई ने। किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग ने। अब ध्वज साधन कब से कब तक? तो 1765 से 72। ये सारी चीजें आपको रखना। जब 1772 में आता है कौन? 72 में आता है वारेन हेस्टिंग। अभी आता है एकाग्रता समाप्त, जो ध्वज साधन चल रहा था उसको कर देता समाप्त। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 1772 से 1777 तक ये चलाता है पंचसाला। ठीक है, पंचसाला व्यवस्था। अभी पंचसाला व्यवस्था में क्या है? पंचसाला व्यवस्था में था कि 5 साल की ही, जैसे 1772 से लेकर 17 कितने साल हुए? 5 साल। अब 5 साल में केवल एक बार बोली लगाई जाएगी कि अमुक व्यक्ति जो है जितने जो सबसे अधिक रुपए देगा उसी को ही कहा जा सकता है, उसी को टेंडर दिया जाता है, बोराइश से वसूल लेगा। ठीक है, अब किसी ने इस 5 सालों में सबसे पहले समझिए किसी ने लगाया कि ये जो पूरा क्षेत्र था बंगाल बिहार उड़ीसा ये सभी क्षेत्र जो थे इन्होंने कहा कि जैसे टेंडर लगाया जाएगा, टेंडर मतलब आता है तो उसमें क्या था कि किसी ने लगा दिए 10 करोड़। ठीक है, किसी ने 10 करोड़, किसी ने लगा दिए 15 करोड़। ठीक है, किसी ने 20 करोड़। ठीक है, अब किसी ने लगा दिए 30 करोड़। मतलब एग्जाम्पल है, आप ये एग्जाम्पल समझिए। तो सबसे अधिक अब 30 करोड़ जिसने सबसे अधिक लगाए हैं, 30 करोड़ एक, फिर 30 करोड़ दो, फिर 30 करोड़ तीन, इस प्रकार से वो बोली लगाएगा। ठीक है, जब कोई नहीं बोलेगा इसके बाद जिस व्यक्ति ने भी, मान लीजिए अमुक व्यक्ति है उसने मतलब बोली लगाई है 30 करोड़, तो सबसे अधिक लगाने वाले को ये दे दिए। अब आप एक बात बताइए, किसी ने 30 करोड़ मतलब एक बोराइश लगाया है कि मैं आपको इन पूरे क्षेत्रों से 30 करोड़ रुपए वसूल कर दूंगा, तो सबसे अधिक लगाने वाले को दे दिया जाता था पूरा क्षेत्र, जो बंगाल बिहार उड़ीसा परगना चौथ परगना बदनाम उत्तरगाम ये सारे क्षेत्र दे दिए जाते थे। अब वो यहाँ से बोराइश वसूल करता था। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि 30 करोड़ उसने लगाए, अब उसने वसूले कम से कम 50 करोड़। अब आप ये बताइए कि उस राजस्व से कहा जाता है वहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ से अगर अब 30 करोड़ उसने दे दिए अंग्रेजों को, अब 50 करोड़ वसूल किए, तो ये 20 करोड़ का जो 20 करोड़ जो बचते हैं उससे क्या हुआ कि जो वहाँ का जमींदार था, कहते हैं वो जमींदार जो तैयार हुए थे उन्होंने 20 करोड़ अपने पास रखना प्रारंभ कर दिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कर कि जो जमींदार थे वो बहुत मतलब उनका जो कद था वो धीरे धीरे बढ़ने लगे था। अब अंग्रेजों को लगा कि यार ऐसा ना हो जाए कि हमने ही इनको तैयार किया और ये बाद में इकट्ठे होकर कहीं ऐसा ना हो हमारे ही विरुद्ध मतलब विद्रोह कर दें। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि 72 में जाकर इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है, ये जो कहते हैं जो ये बोली लगती थी 5 साल में जो बोली लगती थी इन्होंने 77 में जाकर समाप्त कर दिया। ठीक है, जो पंचसाला व्यवस्था थी कहते हैं 1772 से 77 तक चली थी। इसके बाद 77 में कहते हैं 77 में कर दी समाप्त। ठीक है, इसके बाद 77 में चालू हो गई एक साल। मतलब अब क्या था कि यहाँ पर पहले 5 साल के लिए एक व्यक्ति रहता था। ठीक है, एक व्यक्ति। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक साल में बोली लगती थी हर साल। ठीक है, जब बोली लगती थी तो क्या होता कि हर साल अब 1777 में जब बोली लगना प्रारंभ हुई तो यहाँ से भी एक गुंडा मतलब कहते हैं गुंडा क्या कि जो
गुंडा मतलब कहते हैं कि जो जमींदार या खूब बढ़िया मतलब पैसे वाला होगा वो गुंडा ही कहते हैं कि आप गुंडों के समय में मतलब कहते हैं क्या होता है कि उनके पास अच्छा खासा पैदा होगा, खूब मोटी लहर होगी, खूब बढ़िया मतलब तरीके से पूरे वो रहन सहन उनका होता है। तो उस तरीके से कहते हैं कि जब पैसा होगा तो सारी चीज़ें ही आ जाती हैं, ठीक है। तो एक बोली लगती थी, अब सबसे अधिक अब तो हर साल बोली लगने लगी कि हर साल जब बोली लगती थी तो हर एक साल में एक गुंडा तैयार होता, ठीक है। जब दूसरे साल आएगा जब दूसरा गुंडा, तीसरा। इस प्रकार से अंग्रेजों ने सोचा कि यार ऐसा ना हो जाए कि सारे गुंडे मिलकर मतलब जितने ये जमींदार मोटे मोटे हो रहे हैं, क्योंकि इनका था क्या, अगर बोली लगी 5 करोड़ की, ठीक है, 5 करोड़ की बोली लगी तो यहाँ से कम 15 करोड़ वसूल करते थे, ठीक है, 15 करोड़ वसूल करते थे। ये 5 करोड़ तो दे देते अंग्रेजों को, ठीक है, इंग्लैंड में अंग्रेजों को, बाकी जो 10 करोड़ था वो भी जेब में रख लेते थे। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने कहा कि यार व्यवस्था हमारी, सब कुछ हमारा, ठीक है, लेकिन ये पैदा हमसे ही ज़्यादा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये व्यवस्था फिर क्या हुआ, ये अंग्रेजों ने सोचा कि यार जैसे अंग्रेजों ने सोचा कि इसके बाद क्या हुआ कि कभी इन्हें 5 करोड़ मिलते थे, कभी 6 करोड़, क्योंकि हर साल जो घोटाला था वो बदलता रहता था। इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने एक 1784 का एक ब्रिटिश इंडिया एक्ट आता है, 1784, ठीक है, 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट आता है। उसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कहा कि भाई ऐसा है कि हमें चाहिए एकदम स्थायी बंदोबस्त, मतलब कहते हमें हर साल उतना ही चाहिए, ना ऊंच नीच हो, ना ज़्यादा, ना कम हो, ना ज़्यादा। कहते हैं अगर हमें 10 करोड़ मिलता है प्रति साल तो हमें 10 करोड़ ही मिले, जिससे कि आगामी जो भी परियोजनाएं हैं, जो भी मतलब कहते हैं व्यवस्थाएं करनी है, वो प्रशासन के साथ जो भी व्यवस्था करनी है वो हम कर सकें, ठीक है। तो 1784 का जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट था उसमें व्यवस्था की थी कि हमें भाई ऐसा है, हमें चाहिए स्थायी बंदोबस्त। तो इसके बाद क्या हुआ कि स्थायी बंदोबस्त जब इन्होंने ये बात कही तो इसके बाद अंग्रेजों ने सोचा कि यार कोई व्यवस्था तो लगानी चाहिए। 1784 के एक्ट में बात कही, क्योंकि था क्या कि कभी इन्हें 5 करोड़ मिल गए, ठीक है, कभी इन्हें 6 करोड़ मिल गए, कभी 7 करोड़, कभी हो सकता है 4 करोड़ मिल जाए। तो इस प्रकार से पूरी जो राशि राजस्व था वो मतलब स्थायी नहीं था। तो इसके बाद इन्होंने कहा कि ये सब व्यवस्था करो समाप्त, ठीक है, ये जो आप मतलब बार बार कभी 4 करोड़ 5 करोड़ इस प्रकार से दे रहे हो, ये हमें पसंद नहीं आ रही है, अब हमें चाहिए स्थायी बंदोबस्त। तो इसके बाद अब समझते हैं कहानी। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। अब आपको बता दें कि 1784 का जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट आता है उसमें कहा गया कि हमें चाहिए स्थायी बंदोबस्त। अब इसके बाद स्टार्ट होती है कहानी हमारी घोटाला व्यवस्था में। अब जब इन्होंने कहा मतलब कहा था तो क्या मतलब इसके बाद होता है 1790 की एक डेट आती है, 1790, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो स्थायी बंदोबस्त, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त जिसे कहते हैं इस्तेमारी बंदोबस्त, ठीक है। इसके बाद स्थायी बंदोबस्त तुम्हारे जमींदारी बंदोबस्त, ठीक है। तो इस प्रकार से जो क्या कहते हैं ये सारे इनके नाम थे, कहते हैं स्थायी बंदोबस्त, जमीन इस्तेमारी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त, ये पूरा का पूरा एक कहते हैं एक ही नाम है और अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो 1790 में सबसे पहले क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जब 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट में कहा कि भाई ऐसा है, हमें चाहिए स्थायी बंदोबस्त, हमें हर साल एक ही तरह का घोटाला चाहिए, अर्थात आप अगर मतलब गत वर्ष में यदि आप 10 करोड़ दे रहे हैं तो मुझे अगले साल भी उतना ही चाहिए, ठीक है, हर साल हमें उतना ही चाहिए, जिससे कि हम आगे की प्लानिंग कर पाएँ कि मतलब जो भी लॉ एंड ऑर्डर जो भी चलाना है उसमें हमें मतलब कोई असावधानी ना हो, ठीक है। तो तब 1784 में ये कहा था इन्होंने, यहाँ पर लिख देता हूँ, 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट में इन्होंने कहा था। इसके बाद क्या हुआ कि 1790 में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। अब स्थायी बंदोबस्त इन्होंने जब लागू किया तो किसने किया, ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं, हालांकि अब इसी की बात चल रही है, आपको जो है अब सारे कॉन्सेप्ट यहीं से आपके लिए होने लगे। स्थायी बंदोबस्त क्या है, इस्तेमारी बंदोबस्त क्या है, जमींदारी बंदोबस्त, अब ये स्टार्ट होता है कहते हैं 1790 में, ठीक है। और किसने किया, किसने किसने प्रारंभ किया, तो ये किया था कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस। अब आपको ये भी रटना नहीं है, ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने इतनी सारी डिस्कशन मैंने बताई ये रटने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए बताई, क्योंकि वीडियो बड़ी जब होती है जब आपको कॉन्सेप्ट सारे समझाने पड़ते हैं। तो किसने ये जो करते हैं जो स्थायी बंदोबस्त ये 1790 में प्रारंभ होती है, ठीक है। हालांकि मैं लिख भी देता हूँ कब प्रारंभ हुई, कब प्रारंभ
चाहिए आपको, ठीक है। तो 1790 में, अब 1790 में जो हुई, और किसने की, तो कानू वाले ने, कान वाले थे। क्योंकि अब आपको बताऊं कि यार हो सकता है कोई और भी वायसराय हो या कोई और भी गवर्नर हो जिसके समय में ये प्रारंभ हुई। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसका काल था 1736 से 93। अब आप बताइए, क्योंकि ये 90 तो इसी के बीच आएगा ना, तो इसीलिए 1790 में कौन था, कहते हैं कान वाले, लॉर्ड कान वाले थे। इसी के समय में 1790 में इन्होंने कहते हैं भूराज व्यवस्था जो स्थायी बंदोबस्त है ये प्रारंभ की। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जब 1790 में की थी तो इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, ये व्यवस्था है 10 वर्ष के लिए, ठीक है, हम केवल ये 10 वर्ष के लिए कर रहे हैं। तो इनके दो सहयोगी थे, जो कान वाले थे इसके दो सहयोगी थे। भाई ऐसा बताइए कि ये व्यवस्था किसके साथ की जाए, जमींदारों के साथ की जाए या फिर मतलब कहते हैं किसी किसानों के साथ की जाए, मतलब कहते हैं मतलब अलग अलग मत थे। तो इनके दो सहयोगी थे, ठीक है, दो सहयोगी थे कान वाले के। एक था उसका नाम था एक था जेम्स ग्रांट और दूसरा था जॉन्स, एक था जॉन्स और दूसरा था जेम्स ग्रांट। अब आप जो है ध्यान से सुनिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये जॉन्स होता है, इसने कहा भैया ऐसा है, आप जमींदार के साथ कीजिए, ठीक है, जो स्थायी बंदोबस्त आप कीजिए जमींदार के साथ। और जो जेम्स ग्रांट था, इसने कहा ऐसा है भाई, जो मतलब इसने तो जॉन्स और ने तक कहा कि आप जमींदार के साथ कीजिए, और जमींदार से हमें फायदा रहेगा। कि जमींदार क्या होगा कि हमें मतलब एक जमींदार क्या थे कि जब भूराज वसूलते थे तो ये कहते हैं कि जब ये तो वसूलते थे, मतलब सरकार के लिए वसूलते थे कम, और इनका उसमें बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता था। जिसके कारण ये कहते हैं अंग्रेजों के स्वामी भक्त बन गए। जब विद्रोह होते हैं तो इन्होंने कहते हैं ये जमींदार जो है अंग्रेजों के समर्थक में आ जाते हैं। जब भारतीय किसी प्रकार का विद्रोह करते हैं तो जमींदार जो है अंग्रेजों के समर्थक में आते हैं, क्योंकि इनको भूराज व्यवस्था से बहुत ही लाभ था, ठीक है। हालांकि किसी को नुकसान भी हुआ, लेकिन लाभ अधिकतर हुआ, ठीक है। तो समझे। इसके बाद जेम्स ग्रांट ने कहा कि भैया ऐसा है, ये जो आप जिसको भी नियुक्त करें वो सरकार का व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, सरकार लोग कहते हैं सरकार के। अब ये जमींदारों को केवल सरकार का व्यक्ति मानिए, कि जैसे कि कर्मचारी आज के समय में होते, तो उस प्रकार से आप समझिए, ना कि इन्हें जमींदार मत बनाइए। कहते हैं कि इनको जमींदार मत बनाइए, केवल सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, कि हम आपको इतना जैसे सैलरी देंगे और आप जो है हमारा पूरा कलेक्ट कीजिए, बस इतना काम है आपका। आप उस भूमि के जमींदार बनाइए। जमींदार क्या था कि भाई जमींदार को क्या मतलब कहते हैं, जमींदार ये था कि पूरी की पूरी जो भूमि थी वहाँ पे इनको लॉ एंड ऑर्डर जो भी सारी बातें थी वो इनके अंडर में आ गई, ठीक है। तो सारी बातें इनके अंडर में आ गई। कोई भी अगर जमींदार, अगर कोई भी व्यक्ति मतलब कहते हैं किसान यदि भूमि का राजस्व मतलब नहीं दे पाता था तो उसकी ये जमीन जब्त कर लिया करते थे, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर जो भी प्रशासन था वो भी ये जमींदार ही संभालते थे। तो बहुत सारी बातें थी। अब इन्होंने जॉन्स जो कि इसका समर्थक था, अब ये समझते हैं कि आपसे पसंद हो जाएगा कि कान वाले की जो स्थायी व्यवस्था थी उसमें उसके किसने मतलब उसका किसने समर्थन किया। तो जॉन्स होता है इसने ही जमींदार समर्थन किया था, और इसी ने कहा था कि जो भूराज स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है ये जमींदार के साथ की जाए, ठीक है। तो जो मैंने बोला है ये प्रश्न भी पूछा गया है। अब ये भी पूछा जाएगा कि जो स्थायी बंदोबस्त कान वाले की जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है उसमें किसने जो है कहा था कि मतलब ये जो व्यवस्था है वो जमींदारों के साथ ना की जाए, तो वो था जेम्स ग्रांट, ठीक है। तो ये दोनों ही मत पूछे जाते हैं। हालांकि इसने समर्थन किया था, इसने समर्थन नहीं किया था, ठीक है। तो 1790 में ये व्यवस्था प्रारंभ होती है, और 22 मार्च 1793, ठीक है, ये जो डेट है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल ही कहते हैं ये जो व्यवस्था है ये कहते हैं स्थायी हो गई, ठीक है। अब स्थायी, अब यहाँ पर क्या था कि केवल मैंने यहाँ पर लिखा भी है, जब 1790 में प्रारंभ हुई थी तो ये केवल 10 वर्ष के लिए थी। और जो 22 मार्च 1793 को जब जो कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, निदेशक मंडल, तो पूरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कहते हैं उसके जो 24 व्यक्ति थे, कहते हैं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसमें जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे वो 24 व्यक्ति ही सबसे प्रभावशाली थे, उन्हीं को कहा जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, जिसे कहते हैं निदेशक मंडल। तो इन व्यक्तियों ने जब भाई इन्होंने भेजा प्रस्ताव कि हाँ भाई ऐसा है 22 मार्च 1793 को एक व्यवस्था जो है स्थायी रूप से लागू कर दी जाए। और ये व्यवस्था लागू कहाँ की गई, अब आपसे तो ये भी तो प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये व्यवस्था लागू की गई थी, पहले इसको मिटा दूँ फिर आपको सारे मतलब अंदर अच्छे से समझा देगा। अभी ये आपको बता दिए कि 1790 में 10 वर्ष के लिए लागू की गई थी, ठीक है।
इसके बाद क्या हुआ कि क्षेत्र कौन कौन से थे जहाँ लागू थी? क्षेत्र थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, बंगाल में शॉर्ट में लिखता हूँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इसके बाद कहते हैं बनारस का खंड, बनारस। ठीक है, बनारस के बाद कहते हैं गाजीपुर का क्षेत्र था, गाजीपुर। ये जो पूरा पूरा क्षेत्र है यूपी में पड़ता है। इसके बाद कहते हैं कर्नाटक का थोड़ा सा क्षेत्र था। ठीक है, कर्नाटक का थोड़ा सा क्षेत्र था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर ये लागू थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है, तो किसने की थी? कॉर्नवालिस ने। कब प्रारंभ हुई? 1790 में। क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस, गाजीपुर और कर्नाटक के कुछ क्षेत्र में हुई थी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बहुत ही बड़ा क्षेत्र था। और मैं आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और बता दूँ, जो बनारस का क्षेत्र था यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि आपको जो है मैं बता देता अलग से बता देता हूँ। ये बनारस खंड का जो क्षेत्र था यहाँ पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, और जो मिलान वाले प्रश्न आते हैं उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपको अलग से बता देता हूँ कि जो बनारस खंड है यहाँ पर पूछा जाएगा कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? तो उसका नाम था, कहते हैं जोनाथन डंकन। ठीक है, जोनाथन डंकन। तो जोनाथन डंकन जो है इसी ने ही इस व्यवस्था को जो है कहते हैं यहाँ पर लागू किया है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 1790 में तो प्रारंभ हुई, लेकिन स्थायी कब हुई थी मैंने आपको अभी बताया था। स्थायी हुई थी 1793 और डेट थी 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च 1793 को ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है ये पूर्ण रूप से स्थायी हो गई थी, अर्थात अब ये आगे समय में मतलब परमानेंट ही रहेगी। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं थी। और इसमें यदि बता दूं कि जैसे किसने प्रारंभ की, तो यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। किसने प्रारंभ की? तो कहते हैं कि किसने प्रारंभ? कालवा से। कब प्रारंभ हुई? हालांकि ये 1790 में प्रारंभ हुई थी, लेकिन हमेशा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि ये स्थायी कब हुई थी, तो आपको डेट यही मिलेगी 22 मार्च 1793। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, गाजीपुर, कर्नाटक, ये पूरा का पूरा क्षेत्र था। ठीक है, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, ये पूरा का पूरा क्षेत्र था। ठीक है, इस प्रकार ये पूरा का पूरा क्षेत्र था। ये जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर उड़ीसा पड़ता है, ये पूरा बंगाल, ये बिहार, ये यही पूरा क्षेत्र था। और थोड़ा सा कहते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कर्नाटक का क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश का थोड़ा बहुत क्षेत्र था। तो यहाँ पर पूरी की पूरी लागू थी स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बतानी चाहिए। अब मैं आपको बता दूँ कि जो है थोड़े कॉन्सेप्ट और भी बता देता हूँ। और ये व्यवस्था जो है कहते हैं कि कितने परसेंट क्षेत्र पर लागू थी, तो 19%। ठीक है, 19% क्षेत्र पर लागू थी। ठीक है, और 19% क्षेत्र पर लागू थी, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये सारी व्यवस्थाएं थी और कितने की गई थी, तो ये सारे महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं आपको कुछ इससे संबंधित और भी फैक्ट बता देता हूँ, और उसमें कुछ फैक्ट है उनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि कहते हैं ये 19% क्षेत्र पर लागू थी। ठीक, और यहाँ पर जो हिस्सा भी समझ लेते हैं कि किसका किसका हिस्सा था। जैसे कि हिस्सा करते हैं जमींदार, यहाँ पर जो बोराइस वसूलते थे तो उनका हिस्सा अलग था, जमींदार का हिस्सा और सरकार का हिस्सा, जमींदार और सरकार। ठीक है, यहाँ पर जो जमींदार का हिस्सा था वो कहते हैं 1/11, और जो कहते सरकार थी उसका था 10/11। अब यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं बता दूँ, अर्थात टोटल हिस्सा जो नीचे वाला होता है जैसे 11/11। ठीक है, तो टोटल जो नीचे का हिस्सा होता है ये होता है टोटल, और उसमें से कितना हिस्सा? अर्थात 10। अर्थात कहते हैं यदि 1 2 3 4 5 6 अगर 11 हिस्सा हैं तो 11 में से जो 10 हिस्से हैं वो मिलेंगे किसको? सरकार को। और 11 में से केवल एक हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा ये मिलेगा जमींदार को। तो ये था 10/11 और 1/11। अर्थात एक प्रश्न कई बार पूछा गया, तो महत्वपूर्ण है कि जमींदार को कितना हिस्सा मिलता था, तो 1/11 और सरकार को मिलता था 10/11। और कहते हैं इसमें कहते हैं इसके कारण भी थे कि इसको लागू क्यों किया गया था। तो उसके पीछे रीजन ये था कि जैसे 1757 में इन्होंने सबसे पहले जीता था प्राधिकरण में, तो अभी कुछ ज़्यादा समय थोड़ी हुआ था कि अंग्रेज जो है कहते हैं बंगाल में केवल पदार्पण किया था। इन्होंने ज़्यादा अभी इनको नॉलेज भी नहीं थी कि मतलब भारत को किस प्रकार से अपने कंट्रोल में लेना। तो धीरे धीरे जब ये क्षेत्र जीतना प्रारंभ करते हैं तो ये सारी बातें समझ में आती हैं। इसके बाद क्या था, अभी अभी नया नया अंग्रेजों ने भारत को जीतना प्रारंभ किया, तो नवोदित ब्रिटिश साम्राज्य को जो है स्थापित करने के लिए या उसको थोड़ा मजबूत करने के लिए ये भी बातें थी। और इनको पैसे की भी आवश्यकता थी अभी। ठीक है, तो पैसे की भी आवश्यकता थी, दोनों दो बातें। और धीरे करके इन्होंने क्या किया, मतलब जमींदार जो थे, जब इन्होंने जमींदारी व्यवस्था प्रारंभ की तो ये जमींदार की कहते हैं पूर्ण रूप से स्वामी भक्त बन गए। तो ये भी सारी व्यवस्था थी। लेकिन यही इसी मतलब स्थायी बंदोबस्त में ही एक आता है सूर्यात कानून। ठीक है, सूर्यात कानून बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये कई बार पूछा गया, ये आया था 1794। ठीक है, पूछा जाता है कि सूर्यास्त कानून कब आएगा, 1794। अब ये सूर्यास्त कानून था क्या, इसको भी समझते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें था कि कहते हैं, जैसे सूर्यास्त कानून जो था, इसमें कहा गया था कि जो भी जमींदार हैं, अभी बातें थी जमींदार के लिए, ठीक है, जमींदार जो भी हैं उनसे कहा गया था कि यदि आप अमुक तारीख, जैसे कि कोई तारीख है उन्होंने दे दी, जैसे 2 सितंबर है फॉर एग्जाम्पल, यदि 2 सितंबर ये तारीख है, 2 सितंबर उन्होंने तारीख दी, अब इस तारीख तक, इस तारीख के शाम तक सूर्यास्त लिखा, सूर्य के अस्त तक, अर्थात 2 सितंबर की तारीख, 2 सितंबर की तारीख के शाम तक यदि आपने जमींदार जो थे उनको भी तो सरकार को लगान देना पड़ता था, जो हिस्सा था वो देना पड़ता था। तो जमींदारों के लिए एक था कि 2 सितंबर की सूर्यास्त तक यदि आपने जो लगान है वो सरकार को नहीं दिया तो क्या हुआ कि आपकी भी जमींदारी छीन ली जाएगी। और ये 1794 में आया था, और उसके बारे में डिटेल मिलती है कि 1798 तक कहते हैं 17% जो जमींदार थे उनकी जमींदारी छीन ली गई। क्यों? क्योंकि क्या होता था कि किसान जो थे उनके पास उतना उत्पादन कभी कभार नहीं हो पाता था, तो जिसके कारण क्या था, भू राजस्व नहीं दे पाते थे। इसके कारण जमींदार क्या था, जमींदार भी नहीं दे पाता था। जब जमींदार ये नहीं दे पाते तो क्या होता था कि जमींदारों की जमींदारी 17% जमींदारों की जमींदारी अंग्रेजों ने छीन ली, अब वो भी बेघर हो गए। ठीक है, तो इस कहते हैं जितने भी जैसे स्थायी बंदोबस्त है, इसके जितने भी यदि आप परिणाम में लिखेंगे, जैसे परिणाम यदि आप देखें तो परिणाम में हुआ रहता कि परिणाम में अंग्रेजों ने क्या किया कि जमींदारों की भी बदहाली निकाल दी, क्योंकि जो भी जमींदार मतलब लगान नहीं दे पाते थे उनकी जमींदारी नीलाम कर देते थे, और जो भी किसान कहते हैं मतलब वो लगान नहीं दे पाते थे उनका ये जमींदार कहते हैं, जमींदार मतलब उनकी जमीन को नीलाम कर देते। तो इस प्रकार से कहते हैं बहुत सारी समस्याएं थी, और इन्होंने इसका परिणाम आप कहते हैं कि किसानों की बदहाली ही निकला। किसानों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, किसानों की ज़मीनें बंजर हो गई, क्योंकि इन्होंने किया गया कि किसानों को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, किसानों की सहायता नहीं की, केवल उनको लूटा। जब आप लूटेंगे और आप संरक्षण नहीं देंगे तो कोई भी कार्य हो वो धीरे धीरे जो है भ्रष्ट हो जाएगा, और एक समय पर आने पर जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो यही हुआ स्थायी बंदोबस्त में, किसान भी बर्बाद हो गए और धीरे धीरे उनकी जो कृषि थी वो भी बर्बाद हो गई। ठीक है, तो इसके परिणाम हुए। हालांकि आपको जितने भी बताऊं, स्थायी बंदोबस्त, इस्तेमारी बंदोबस्त या जमींदार ये तो एक ही था, इसमें भी यही हुआ कि किसानों की बदहाली निकला। और जो आगे बढ़ेंगे अब रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसमें भी यही था कि किसानों को इन्होंने इतना लूटा, इतना परेशान किया कि कहते हैं कि उनकी ज़मीनें नीलाम हो गई, और उनको कहते हैं बहुत सारी समस्या हुई, और खाने को भी अन्न नहीं मिलता था, इतनी बुरी दशा हो गई थी स्थायी बंदोबस्त में। और उसके बाद समझेंगे हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ कि ये स्थायी बंदोबस्त क्या था, कब था, मतलब सारी बातें समझ लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त कहते हैं ये 1790 में इन्होंने प्रैक्टिकल किया था, कहते हैं प्रैक्टिकल किया था 1790 में। हालांकि ये कहते हैं 22 मार्च 1793 को ये स्थायी रूप से लागू हुई थी। और जब 1790 में ये लागू हुई थी तो केवल 10 वर्ष के लिए थी। ठीक है, जो कहते हैं जो जान था उसने कहा ऐसा है आप केवल 10 वर्ष के लिए कीजिए। ठीक है, जब 22 मार्च 1793 को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे निदेशक मंडल वाले, उन्होंने कहा कि ऐसा है आप इसको स्थायी कर दीजिए। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और गाजीपुर और बनारस खंड का जो क्षेत्र था वहाँ पर पूरे क्षेत्र में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जमींदारों के साथ एक किया था, और इसमें इनका विरोधी कौन था, तो जेम्स ग्रांट जो था कॉर्नवालिस का विरोधी था कि भैया ऐसा है आप जमींदार मत बनाइए, आप केवल इनको एक सरकार का एजेंट बनाइए, सरकार का मतलब एजेंट बनाइए, लेकिन इनको जमींदार मत बनाइए, ये कहना था जेम्स ग्रांट का। लेकिन जॉन फोर का कहना था कि कॉर्नवालिस जी ऐसा है आप केवल इनको जमींदार बनाइए। ठीक है, तो मतलब दोनों के मत थे, मैंने समझा दिए। और इसी के तहत कहते हैं ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, गाजीपुर ये पूरा क्षेत्र में लागू था। 19% क्षेत्र में लागू था। और सारी बातें आप देख सकते हैं, जैसे कि यही महत्वपूर्ण बातें थी कि और जमींदारों को कितना हिस्सा मिलता था, तो 1/11, सरकार को 10/11 हिस्सा मिलता था। और कहते हैं कि जो सूर्यास्त कानून है ये किससे संबंधित था, तो ये पूछा गया किससे संबंधित था, तो कहते हैं स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त या फिर इस्तेमारी बंदोबस्त से संबंधित था। ठीक है, और कहते हैं ये 1794 में आया था, ये डेट भी आपको पता होनी चाहिए। 1701 फिर पूछा था कि 1798 तक इस सूर्यास्त कानून का भी एक परिणाम निकला
कि 17 पटेल जो जमींदार थे उनकी जमींदारी नीलाम हो गई, वो भी बर्बाद हो गई। और इसके बाद सारी बातें जो थी महत्वपूर्ण मैंने आपको बता दी, और परिणाम इसका ये निकला कि किसान भी बर्बाद हो गए, उनकी जो भी फसल थी वो भी इन्होंने अच्छे से वसूला उसको, जिसके कारण क्या था कि आप ये बात समझिए 3,75,00,000 जो एक सिलेक्ट कमेटी बनी थी 1769 में। सिलेक्ट कमेटी में आपको धीरे से बोलता हूँ जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए। सिलेक्ट कमेटी बनी थी 1769 में, तो उसने मोरल से बताया था कि यहाँ पैदा है ये बंगाल बिहार उड़ीसा का जो क्षेत्र है वहाँ से 3,75,00,000 बोराइल्स वसूलेंगे। लेकिन इन्होंने वसूला कितना, जमींदार जो यहाँ पर बने थे उन्होंने लगभग 12 करोड़ इस हिसाब से कहते वसूल किया। हालांकि 3,75,00,000 तो दे दिया अंग्रेज को, लेकिन इनमें से बचा कितना, लगभग 4 में से अगर करते हैं 12 में चलेगा तो 8 करोड़ बचे। अब ये वसूलते थे अपने लिए। तो जमींदार भी धीरे धीरे जमींदार इतना वसूलते थे कि किसानों को इन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट थे। आशा करता हूँ कि जो स्थायी बंदोबस्त है इससे संबंधित आपको फैक्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद का जो सेशन है वो हम समझेंगे, ये तो था स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमाली बंदोबस्त। ठीक है, इससे संबंधित। अब इसके बाद का जो सेशन है वो है हमारा रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, उसके क्या परिणाम हुए, कब लागू हुई, कहाँ लागू हुई, कैसे लागू हुई, सारी बातों को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।